गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम अध्ययन कर रहे हैं ट्रेड साइकिल का, आज हम उसमें अध्ययन करेंगे व्यापार चक्रों के नियंत्रण के क्या उपाय होते हैं या फिर चक्र विरोधी नीतियाँ कौन सी होती है। तो जो आर्थिक क्रियाओं में जो अत्यधिक उतार चढ़ाव होते हैं, उन उतार चढ़ावों को रोकने के लिए और उनके दुष्प्रभावों से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार के द्वारा व्यापार चक्रों पर नियंत्रण के लिए दो प्रकार के उपाय अपनाए जाते हैं, और वो है प्रतिबंधात्मक उपाय और निवारणात्मक उपाय। प्रतिबंधात्मक उपाय भी 5 प्रकार के होते हैं, जैसे प्राकृतिक निर्भरता में कमी। कृषि प्रधान देशों में कृषि की प्रकृति पर अत्यधिक निर्भरता होने से जब प्राकृतिक प्रकोप जैसे अकाल, बाढ़, ओलावृष्टि, पौधों की बीमारियां आदि होते हैं, तो उससे क्या होता है, कृषि मूल्यों में उतार चढ़ाव होते हैं। और कृषि की प्रकृति पर निर्भरता को यथासंभव कम करने के लिए सिंचाई साधनों का विकास किया जाता है। आयात निर्यात द्वारा मांग एवं पूर्ति में संतुलन। व्यापार चक्रों का प्रादुर्भाव अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की मांग और पूर्ति में असंतुलन के कारण होता है। तो इस मांग और पूर्ति में संतुलन लाने के लिए मांग अधिक होने पर क्या होता है, आयातों में वृद्धि की जा सकती है, और मांग की तुलना में पूर्ति अधिक होने पर निर्यातों को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब लेकिन ये सब किस पर निर्भर है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर निर्भर है। मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों में सामंजस्य। अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्रों की उत्पत्ति को रोकने के लिए समन्वित और उपयुक्त मौद्रिक और राजकोषीय नीति को कार्यान्वित करना चाहिए, ताकि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार के बिंदु पर मांग और पूर्ति की शक्तियों में संतुलन स्थापित किया जा सके। उत्पादन और उपभोग में सामंजस्य। जब अर्थव्यवस्था में उत्पादन एवं आय में वृद्धि के बावजूद भी उपभोग की क्षमता नहीं बढ़ती या फिर उपभोग की क्षमता उत्पादन क्षमता के मुकाबले अधिक हो जाती है, तो दोनों परिस्थितियां क्या करती है, व्यापार चक्र को जन्म देती है, जिससे उत्पादन और उपभोग के अंतराल को पाटने और उनमें संतुलन रखने के लिए राजकोषीय नीति को अपनाया जाता है। सट्टेबाजी पर नियंत्रण। सट्टेबाजी के सौदे आर्थिक क्षेत्र में अनिश्चितता का वातावरण उत्पन्न करते हैं और आर्थिक क्रियाओं में उतार चढ़ाव को जन्म देते हैं। इसीलिए सरकार के द्वारा सट्टे पर पूर्ण रोक या प्रभावी नियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट उपाय है निवारणात्मक उपाय, जिन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है: मौद्रिक नियंत्रण, राजकोषीय नियंत्रण, भौतिक नियंत्रण और अन्य नियंत्रण। अब हम सबसे पहले देखते हैं मौद्रिक नियंत्रण। अब मौद्रिक नीति क्या है? अर्थव्यवस्था में वांछित लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मुद्रा या फिर साख की मात्रा में विस्तार और संकुचन की नीति है। इसके अंतर्गत क्या होता है, केंद्रीय बैंक के साख नियंत्रण तथा मुद्रा निर्गमन संबंधी कार्यों का समावेश होता है। मीन्स मंदी काल में केंद्रीय बैंक सस्ती मुद्रा नीति से ब्याज दरों को नीचा रखकर निवेश को प्रोत्साहित करता है, जबकि तेजी के काल में महंगी साख नीति अपनाकर ऊंची ब्याज दरों से निवेश को रोकता है। अब मौद्रिक नीति में के घटक हैं, जैसे बैंक दर नीति, खुले बाजार की क्रियाएं, कोषानुपात में परिवर्तन, चयनित साख नियंत्रण, उपभोग साख राशनि, नैतिक अनुनय और प्रत्यक्ष कार्यवाही। इन सब कारकों में परिवर्तन करके सरकार मंदी और तेजी की अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए इन उपायों में परिवर्तन करती है। जैसे बैंक दर क्या होती है, वह दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक ऋणों को ऋण देता है। तो बैंक दर में वृद्धि करने पर क्या हो जाता है, ऋण महंगे होंगे, और बैंक दर कम करने पर बैंक ऋण सस्ते हो जाते हैं। तो मंदी के काल में क्या करेगी सरकार, बैंक दर में कमी करेगी केंद्रीय बैंक, जिससे क्या होगा, साख का विस्तार होगा, निवेश को प्रोत्साहित होगा। जबकि तेजी के काल में केंद्रीय बैंक के द्वारा बैंक दर में वृद्धि करके निवेश में कमी की जाती है।
ताकि अर्थव्यवस्था में वापस संतुलन स्थापित किया जा सके। नेक्स्ट है खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाएं क्या होती हैं? जब केंद्रीय बैंक के द्वारा साख नियंत्रण के लिए खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों के बेचने व खरीदने की क्रियाएं खुले बाजार की क्रियाएं कहलाती है। तो मंदी काल में केंद्रीय बैंक क्या करता है? प्रतिभूतियां खरीदता है, जबकि तेजी काल में केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को बेचता है। कोषानुपात परिवर्तन। प्रत्येक बैंक को अपनी जमाओं का एक निश्चित भाग किसके पास जमा कराना होता है? केंद्रीय बैंक के पास जमा कराना होता है, जबकि उनका एक निश्चित भाग अपने पास ही नगद या फिर तरल रूप में भी रखना पड़ता है। तो मंदी काल में क्या होता है? कोषानुपात घटाए जाते हैं, जबकि तेजी काल में कोषानुपात में वृद्धि कर दी जाती है। चयनित साख नियंत्रण। उपयुक्त 3 तरीके साख की मात्रा को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। लेकिन साख के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार का नियंत्रण अपनाया जाता है? चयनित साख नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है? साख की राशनिंग की जाती है, जिससे किसी विशेष उपयोग में साख की अधिकतम मात्रा पर नियंत्रण हो सकता है। उपभोक्ता साख नियंत्रण। मंदी काल में उपभोक्ता साख में वृद्धि करने से क्या होगा? मांग का विस्तार होता है, जिससे मंदी पर नियंत्रण किया जाता है, जबकि तेजी काल में उपभोक्ता साख पर नियंत्रण करने में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण में सहायता मिलती है। नैतिक अनुनय। मंदी काल में केंद्रीय बैंक बैंकों को साख विस्तार के लिए प्रेरित कर सकता है, जबकि तेजी के काल में साख संकुचन के लिए नैतिक दबाव डाल सकता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही। देश का केंद्रीय बैंक क्या होता है? शीर्षस्थ बैंक होता है, जिसके कारण व्यापारिक बैंकों पर प्रत्यक्ष कार्यवाही वो कर सकता है मंदी और तेजी काल में वांछित साख नीति का क्रियान्वयन कराने के लिए। नेक्स्ट है राजकोषीय नियंत्रण या फिर राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति में 3 प्रकार राजकोषीय नीति में साख नियंत्रण करने के लिए व्यापार चक्रों के उतार चढ़ाव को दूर करके अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार के द्वारा 3 प्रकार के उपाय अपनाए जाते हैं: कर नीति, सार्वजनिक व्यय नीति और सार्वजनिक ऋण नीति। जब अर्थव्यवस्था मंदी में होती है तो क्या होता है? करों में छूट दी जाती है या फिर उन्हें समाप्त कर दिया जाता है, जबकि तेजी के दौरान क्या होता है? करों में वृद्धि की जाती है और जो पहले छूटें दी जा रही थी उन्हें समाप्त कर दिया जाता है। सार्वजनिक व्यय नीति। सरकार अपनी व्यय नीति से क्या कर सकती है? बाजार में मांग में परिवर्तन कर सकती है। तो जो मंदी का काल रहता है अर्थव्यवस्था में, उसमें सरकार घाटे के बजट से भी अधिक व्यय करके निष्प्राण अर्थव्यवस्था में जान फूंक सकती है, जबकि तेजी काल में सरकार को आय से खर्च कम करना चाहिए ताकि उपभोग और विनियोग व्यय में कमी हो सके। सार्वजनिक ऋण नीति। सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि करके मुद्रास्फीति कम की जाती है, जबकि मंदी काल में ऋणों के पुनर्भुगतान से प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि करके मूल्यों में सुधार लाया जा सकता है। नेक्स्ट है भौतिक नियंत्रण। भौतिक नियंत्रण में भी 3 घटक: राशनिंग, कीमत नियंत्रण और कीमत स्थिरीकरण। फर्स्ट है, जैसे इसके अंतर्गत मांग और पूर्ति में संतुलन लाया जाता है, तो राशनिंग की व्यवस्था लागू किया जाना अधिक उपयुक्त है। कीमत नियंत्रण की नीति भी अपनाई जा सकती है और तेजी काल में उपयुक्त आय, मजदूरी एवं लाभ नीति अपनाई जा सकती है का अनुसरण करके समस्या के समाधान में सहयोगी रहता है। और मंदी काल में सरकार कीमतों को गिरने से रोकने के लिए कीमत समर्थन नीति अपना सकती है। अन्य नियंत्रण में सरकार व्यापार चक्रों के निवारण के लिए कुछ उपाय अपनाती है। वो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों का नियंत्रण तथा आर्थिक नियोजन की व्यवस्था का सहारा लेना। लोगों की मनोवैज्ञानिक धारणा में विवेक वृद्धि भी जरूरी है, तो मंदी के समय उनके मन में भावी उज्जवल भविष्य की धारणा उत्पन्न करना जरूरी है, जबकि तेजी काल में अत्यधिक ऊंची आशाओं को नियंत्रित करना है। तो सरकार के द्वारा तेजी और मंदी से निपटने के लिए अर्थव्यवस्था में ही स्वचालित स्थिरीकरण तत्वों का निर्माण किया जाना चाहिए। थैंक यू।